ठीक है, तो एनाटॉमी शुरू करते हैं हम। इससे पहले बॉटनी के भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी हमने अभी ख़त्म की है और जूलॉजी के भी मैक्सिमम चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जस्ट बाद में हम प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पूरी तरीके से रिलेट करता है वो। ठीक है, समझना है आपको। पता है जिस तरीके से एक्सटर्नल स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, चाहे वो प्लांट की हो या फिर एनिमल्स की हो। ठीक है, जिस तरीके से एनिमल की आपने फिजियोलॉजी देखी है, ठीक है, हम एनिमल की मॉर्फोलॉजी भी हम जानते ही हैं, प्लांट की मॉर्फोलॉजी आपने देखी है। और यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, प्लांट की एनाटॉमी किस तरीके से होती है। जिस तरीके से आपने देखी एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, सभी डिफरेंट तरीके के प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स की जो एनाटॉमी है उसमें भी कई सारे डिफरेंस होते हैं। यहाँ तक कि प्लांट्स की अगर हम बात करें, अकेला एंजियोस्पर्म की हमने देखा है कि एंजियोस्पर्म डाइकोट भी होते हैं, मोनोकोट भी होते हैं, और इनके डाइकोट और मोनोकोट दोनों तरीके के प्लांट्स के अंदर में पूरी तरीके से एनाटॉमी में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम जो इस चैप्टर के अंदर देख रहे हैं वो किसके बारे में देख रहे हैं, मेनली जो हमारे फ्लोरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में हम इसी वजह से हर एक एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसका देखेंगे, डाइकोट का और मोनोकोट प्लांट्स का। तो उनमें हम देखेंगे कि किस तरीके से डाइकोट के अंदर लीव्स की एनाटॉमी क्या है, तो स्टेम की एनाटॉमी क्या है, तो रूट्स की एनाटॉमी क्या है। ठीक है, इसी तरीके से हम मोनोकोट के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर के अंदर हमें टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं। एक तो टिश्यूज वाला पार्ट, स्टार्टिंग में बेसिक टिश्यूज हमें देखने हैं, टिश्यू सिस्टम को हमें देखना है, जिसमें किस तरीके से बाहर वाले टिश्यू यानी कि एपिडर्मल टिश्यूज कौन से होते हैं, ग्राउंड टिश्यू कौन से होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं, उनको हम देखना है। फिर हमें डाइकोट प्लांट्स की एनाटॉमी देखना है, फिर हमें मोनोकोट प्लांट की एनाटॉमी देखना है, और फिर हमें देखना है सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ केवल किन प्लांट्स के अंदर होती है, अगर एंजियोस्पर्म में बात करें तो केवल डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है क्या है, जो प्लांट बहुत ज़्यादा हाइट में बढ़ जाता है, गर्थ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। हम देखें कि हमें पता है मोनोकोट प्लांट अधिकतर मैक्सिमम मोनोकोट क्या है, बहुत ही नॉर्मल से छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उनका स्टम छोटा सा होता है, उनके गर्थ बिल्कुल नहीं होती है, तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि क्यों उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, उसका कारण क्या है, उस चैप्टर के अंदर हम सारी चीज़ें डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कहती है एनसीईआरटी, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इनको देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन भी आपको मिस नहीं करना है। यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम आसानी से किसी की भी मॉर्फोलॉजी को आसानी से देख सकते हैं। सिमिलरली इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो अगर हम क्या देखते हैं, फिजियोलॉजी की बात करें वो भी देखते हैं, तो उसमें भी क्या देखेंगे, हमें पूरी तरीके से डिफरेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। हमें पता है कि किसी भी प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, सेल सबसे बेसिक यूनिट होती है, और सेल क्या बनाती है, टिश्यूज को बनाती है। इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या देखने वाले हम, हमें पता है प्लांट्स के अंदर किस तरीके का सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम या फिर टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि वहां पर कई सारे सेल्स मिलकर क्या बना लेती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है, और वो क्या करती है, टिश्यू बना लेती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी कह रहे हैं। प्लांट्स में कई सारी सेल मिलकर जो है वो टिश्यूज को बना लेती है, एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स, और वो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। ध्यान रखना है, तो टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि कई सारे अलग अलग टिश्यूज होते हैं उसमें, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से टिश्यू सिस्टम जो होता है वो उस तरीके का यहाँ पर सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन इन ए प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, और अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं प्लांट्स के अंदर वो अलग अलग तरीके के इंटरनल स्ट्रक्चर शो करते हैं, अलग अलग यानी कि उनमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकोट एंड डाइकोट ऑल आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। अगर केवल हम
एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसके अंदर मोनोकोट के अंदर अलग हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं एनाटॉमिकली, और वहीं अगर डाइकोट की बात करते हैं तो वो अलग देखने को मिलता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडाप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट, और इंटरनल स्ट्रक्चर ध्यान रखना ये किसके हिसाब से हमें देखने को मिलता है, अडाप्टेशन के बेसिस पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे प्लांट जो ज़्यादा बेटर तरीके से अडाप्ट कर पाते हैं उनमें ज़्यादा बेटर तरीके से हमें कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में प्लांट की अडाप्टेशन भी किस पर डिपेंड करती है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर पर। क्लियर है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, अब टिश्यू वाले पार्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। टिश्यू दो तरीके के होते हैं एक प्लांट के अंदर। कैसे? एक तो वो जो लगातार बढ़ते जाए, ग्रो करते जाए, सिंपल सा, जो लगातार ग्रोथ करते जाए वो टिश्यू, और एक ऐसे जो ग्रोथ ना करें पर वो क्या करें, सपोर्ट जरूर दें या फिर स्टोरेज का काम करें, जो दूसरे काम करे पर ग्रोथ ना करें। तो दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, जो ग्रोथ करते जाते हैं लगातार, यानी कि केवल फॉर्मेशन का काम करे, बनाने का काम करे, सिंथेसिस का काम करे, ग्रो करने का काम कर रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे जो ग्रो नहीं करते परंतु और दूसरे फंक्शन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, परमानेंट टिश्यू हम कहेंगे। क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू। एक तो वो जो लगातार ग्रो कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ग्रो नहीं करेंगे उनको क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू। दोनों में कई सारा डिफरेंस है, सिंपल सी बात है। अगर कोई ग्रो कर रहा है, कोई लगातार काम कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा वो ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, उसके अंदर वैक्यूल हो या ना हो, वैक्यूल ज़रूरी नहीं है नहीं हो, उसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसिस नहीं होगी, यानी कि वो लगातार क्या है, एक्टिवली डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो काम ज़्यादा तेजी से करेगा, भले वेल ऑर्गेनाइज माइटोकॉन्ड्रिया हो या नहीं हो, पर वो फंक्शन तेजी से करता होगा, तभी जाकर वो क्या कर रहा है, तेजी से डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान रखना अच्छे से। हम टिश्यू की बात करें, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन। टिश्यू का मतलब क्या है, ये क्या है, ग्रुप, यानी कि कई सारी सेल्स मिलकर एक ग्रुप में क्या बना देती है। ये मान लो एक सेल है हमारी, और ये सी कई सारी सेल मिल गई है। ठीक है, और ये क्या बना लेगी, एक टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा इससे। ठीक है, और ये टिश्यू यानी कि सेल यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है और एक पर्टिकुलर तरीके का काम ही करती है केवल। जैसे हमारे अंदर हमें पता है कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर सेल तो कई सारी है, ट्रिलियंस में सेल है, एक एक ऑर्गन में ही, मिलियंस में, ट्रिलियंस में सेल हमारे, यानी कि मिलियंस में सेल हमारे एक एक ऑर्गन में ही, उससे भी ज़्यादा है और कई सारे ऑर्गन के अंदर। ठीक है, परंतु वो स्पेशलाइज्ड काम ही करती है। न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर काम ही करती है, मसल सेल एक पर्टिकुलर काम ही करती है, हेपाटिक सेल्स जो है वो एक पर्टिकुलर काम ही करती है। हर एक सेल क्या करती है, उसने काम का बंटवारा कर रखा होता है। ठीक है, तो वो ही काम केवल करती है। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल अपना काम स्पेसिफिक कर लेती है, वो बांट लेती है कि मुझे इतना ही काम करना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब कई सारी सेल मिलती है तो क्या बना लेती है, एक टिश्यू को बना लेती है। ठीक है, और ऐसी सेल जिनका क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है एंड यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, और ये क्या करती है, एक ही तरीके का काम करती हैं। ठीक है, ए प्लांट्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज, अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के टिश्यूज से एक प्लांट बना हुआ होता है। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, और इन सभी टिश्यूज को हमने दो मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड हम करते हैं। कौन कौन से, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये किन के बेसिस पर हमने डिवाइड किया है, कोई ग्रोथ करता है, डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है, जो केपेबल है डिवाइड करने का उसको हम क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो डिवाइड नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। तो दो तरीके के हमारे टिश्यूज हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट जो क्या करता है, लगातार डिवाइड करता रहता है, और एक हमारा परमानेंट टिश्यू वाला पार्ट जो डिवाइड लगातार नहीं करता है, वो क्या करता है, वो डिवीजन शो नहीं करता है, पर वो स्पेसिफिक काम जरूर करता है। क्लियर है, तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो क्या बात करें, बेस्ड ऑन वेदर द सेल बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, वो डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, इनको दो तरीके के टिश्यूज में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, और सभी जगह पर जहां पर भी डिवीजन हो रहा है, किसी चीज कोई ग्रोथ कर रही है, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कई सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी देखा था। जो आपने देखा था मेरिस्टेमेटिक रीजन देखा था, मेरिस्टेमेटिक रीजन कहां पर पाया जाता था, टिप वाले पार्ट पर पाया जाता है, और रूट टिप पर भी पाया जाता है, तो शूट टिप वाले पार्ट पर भी पाया जाता है। ठीक है, तो टिप वाले पार्ट पर मेनली क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने कल पिछले वाले चैप्टर के अंदर भी सभी देखे थे कि वो क्या करता रहता है,
लगातार ग्रोथ करता रहता है, उसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा होती है, उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है, उसमें वैक्यूल जो होता है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा था, यस। और न्यूक्लियस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप न्यूक्लियस उसका होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल कोल्ड मेरिस्टम्स। तो ध्यान रखना, केवल प्लांट्स में ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो है कहीं पर भी हो जाती है, वो केवल स्पेसिफिक जगह पर ही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, और उन स्पेसिफिक जगह को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टम कहते हैं। उन टिश्यूज को क्या कहा जाता है, मेरिस्टम कहा जाता है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टम्स, और इन प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके के मेरिस्टमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। मान लो द मेरिस्टम विच ओकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, जो रूट की टिप पर होगा उसे क्या कहेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो जो रूट की टिप पे होगा उसे क्या कहेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम। जो शूट की टिप पर उसे क्या कहेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम। जो रूट की ग्रोथ अंदर यानी कि इधर करवाएगा और एक शूट की ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके के मेरिस्टम की हम बात करेंगे। द मेरिस्टम विच ओकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज, और ये सभी क्या करते हैं, यानी कि शुरुआत में जितने भी टिश्यूज बन रहे हो एक्चुअल में बन किससे रहे, मेरिस्टमेटिक टिश्यू से, क्लियर है। तो सारे प्राइमरी टिश्यूज का फॉर्मेशन किससे होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज से होता है, और इन मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। अगर रूट पर है तो रूट में एपिकल मेरिस्टम, और अगर शूट पर है तो शूट एपिकल मेरिस्टम, और ये ही सारे प्राइमरी टिश्यूज को शुरुआत में बनाते हैं। अब प्राइमरी टिश्यूज जो बने हुए हैं बाद में उनकी क्या होती है, ग्रोथ की कैपेबिलिटी जो होती है वो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, तो उनको हम क्या कह देते हैं, परमानेंट कह देते हैं, जब वो ग्रोथ करना बंद कर दें, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छे से, परंतु शुरुआत में एक ही जगह से सारे बन रहे हैं। ये यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर आपको एपिकल मेरिस्टम में रूट एपिकल मेरिस्टम का पार्ट भी दिया है और शूट एपिकल मेरिस्टम वाला पार्ट भी दिया है, ठीक है। तो यहां पर पहला वाला देखो, रूट एपिकल मेरिस्टम वाला पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, हमें पता है यहां पर रूट में रूट केप वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहां पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर में नहीं देखेंगे कुछ भी, ठीक है, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता इस चैप्टर के अंदर कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर रूट केप वाला पार्ट होता है, हमें पता है रूट केप के जस्ट अंदर क्या पाया जाता है, मेरिस्टमेटिक जोन पाया जाता है, अब पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इनिशियल ऑफ रूट केप, यानी कि रूट केप जहां से शुरुआत वाला पार्ट होता है, ये रूट एपिकल मेरिस्टम वाला पार्ट है, यानी कि मेरिस्टमेटिक जोन वाला पार्ट है, और यहीं से हमारी रूट जो है लगातार ग्रो करने का काम करती है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये सिलेंड्रिकल कोर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये प्रोटोडर्म वाला पार्ट है। प्रोटोडर्म वाला पार्ट क्या होता है, प्रोटोडर्म वाला पार्ट क्या होता है, ये कवरिंग होती है एक्चुअल में, बाहर की तरफ क्या होती है, डर्मल लेयर की, यानी कि एक कवरिंग होती है प्रोटोडर्म की हम बात कर रहे हैं। ये क्या है, कोर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये कोर्टेक्स दिखाई दे रहा है, और ये सेंट्रल सिलेंडर वाला पार्ट है। अब ये कोर्टेक्स वाले पार्ट को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ये कोर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, ये केवल मेरिस्टमेटिक जोन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रूट टिप तो नीचे की तरफ ही पाई जाती है ना, रूट केप तो नीचे की तरफ ही पाई जाती है, इसके ऊपर पाया जाता है मेरिस्टमेटिक जोन। फिर उसके अभी यहाँ पर केवल मेरिस्टमेटिक जोन की ही बात की गई है, हाँ हाँ, केवल मेरिस्टम वाला पार्ट है। फिर बाकी ये सारा वो पार्ट दे रखा है कि इसके ऊपर क्या बनेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्टेक्स वाला पार्ट होगा, हमें पता है एपिडर्मिस जो होती है सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, यानी कि एंडोडर्मिस वाला पार्ट है, कोर्टेक्स वाला पार्ट है, फिर पीट्स वाला पार्ट है, यानी कि सेंट्रल पीथ वाला पार्ट। तो ये सारा हम यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा पार्ट है, कोर्टेक्स वाला पार्ट जो हम बात करें अंदर की तरफ होता है। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझें, क्योंकि वहाँ पर सबको हम समझेंगे किसके अंदर कौन पाया जाता है, ठीक है। इधर देखो, ये शूट एपिकल मेरिस्टम वाला पार्ट है, तो ये रूट एपिकल मेरिस्टम का पार्ट है, और ये कौन सा है, शूट एपिकल मेरिस्टम वाला पार्ट है। शूट एपिकल मेरिस्टम में क्या है, ये लीफ प्राइमोर्डियम वाला पार्ट होता है, जहां से आगे की तरफ क्या होती है, लीफ प्राइमोर्डियम का मतलब क्या है एक्चुअल में, नहीं पता, एक्सिलरी बर्ड, पहले इन टर्म को समझो फिर लीफ प्राइमोर्डियम को मैं समझाऊंगा। ये वाला पार्ट समझना है पहले, ये वाला हमारा शूट एपिकल वाला पार्ट है, जहां से पूरा शूट सीधा का सीधा निकलता है। ये शूट एपिकल मेरिस्टम वाला पार्ट है, जहां से सीधा का सीधा शूट वाला पार्ट निकलता है। ये वाला एक्सिलरी बर्ड वाला पार्ट है। एक्सिलरी बर्ड क्या बनाती है,
एक्सिलरी बड वाला पार्ट जो है वो पत्तियों के बीच में हमें रह जाता है। ऐसे कुछ ऐसे टिश्यूज एक्चुअल में जो क्या होते हैं, साइड में रह जाते हैं, ठीक है, साइड की तरफ रह जाते हैं और वो आगे की तरफ ग्रो नहीं करते, जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ठीक है। आगे की तरफ एक शूट में एपिकल मेरिस्टम सीधा जा रहा है, सीधा का सीधा ग्रो करता हुआ, और एक टिश्यू अगर कुछ उसके किनारे पर बच जाते हैं जो एक्चुअल में मेरिस्टम का ही पार्ट होते हैं पर वो किनारों पर रह जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। और ये वाले टिश्यूज जो होते हैं एक्चुअल में क्या करते हैं, फिर आगे जाकर इस वाले एक्सिलरी बड वाले पार्ट को बनाते हैं। और एक्सिलरी बड जो होते हैं वो क्या करती है, एक्सिस की तरफ निकलती है, यानी कि एक ब्रांच है और ब्रांच के बीच वाले पार्ट में, या फिर हम कहते हैं पत्तियों और स्टम के बीच में एक्सिलरी वाला पार्ट निकलता है। और लीफ प्राइमोर्डियम वाला पार्ट क्या होता है, जो किनारों पर लेटरली करवाता है, ग्रो करवाता है स्टम वाले पार्ट को, वो क्या कहलाता है, लीफ प्राइमोर्डियम वाला पार्ट कहलाता है, ठीक है। और ये क्या है, डिफरेंशिएटिंग वास्कुलर टिश्यूज, यानी कि ये वास्कुलर टिश्यूज का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट, ठीक है, जो कि आगे जाकर जाइलम का हमें पता ही है, जाइलम क्या करता है, वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम का क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये सिंपल सा समझ लो पहले, सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये एक प्लांट है मान लो, ठीक है, ये प्लांट की मान लो पत्ती वाला पार्ट है, ऐसा हम पत्ती बना देते हैं, ये एक पत्ती है, इसकी स्पेशल पत्ती, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट जो है, यहां से पत्ती से क्या बन के आएगा, पत्ती फोटोसिंथेसिस करती है, तो यहां से फूड बनेगा, यानी कि यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट में मतलब हम कह सकते हैं ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, हाँ। तो ग्लूकोज के फॉर्म में यहाँ पर फूड बन रहा है। जब ये ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये सुक्रोज के फॉर्म में आगे की तरफ आएगा। अब ये किधर भी ट्रांसपोर्ट करेगा, जरूरी नहीं यहाँ पे बना है तो ये इधर की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि जो ब्रांच है वो तो दूसरी तरफ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हर यानी कि 2-3 डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शनल हम कह सकते हैं। कैसा जाता है, जब पत्तियों में फूड बनता है तो किधर ट्रांसपोर्ट करता है, मल्टी डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट होता है वो, हाँ। परंतु जाइलम से क्या होगा, जाइलम से केवल ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये मान लो ये हमारी रूट्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो रूट से केवल किधर जाना है, ऊपर की तरफ ही जाना है इसको, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, केवल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये केवल यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करता है। और जो जाइलम वाला पार्ट है वो क्या लेकर जाता है, वाटर और मिनरल्स। क्या लेकर जाता है, वाटर को, मिनरल्स को, और एक्चुअल में हार्मोन्स वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, ये तो देख लिया पिछले चैप्टर में, किसके द्वारा, रूट हेयर्स, ठीक है। तो रूट हेयर्स क्या करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं ठीक है, ध्यान रखना है। तो वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, रूट हेयर्स करवाते हैं। अब इन मेरिस्टम को अच्छे से समझना है, सिंपल सी बात है। मेरिस्टम हमने क्या देखा है, रूट एपिकल मेरिस्टम का क्या है, वो रूट को बढ़ा रहा है नीचे की तरफ। शूट एपिकल मेरिस्टम क्या है, शूट को बढ़ा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। केवल बढ़ने वाले, यानी कि सिंपल सी बात है, एपिकल मेरिस्टम में नाम से पता चल रहा है कहां पर है, एपेक्स वाले पार्ट पर है, सबसे ऊपर वाले पार्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए, एक मान लो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर शूट एपिकल मेरिस्टम कहां पर होगा, सबसे ऊपर टिप पे, जहां से वो एक्चुअल में नई नई बर्ड्स आ रहे हैं, नया पार्ट ग्रो कर रहा है, वहां पर वो देखने को मिलेगा हमें, ध्यान रखना। और जो नीचे वाला पार्ट रहेगा या मान लो मोटा हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, वो फिर हमारा परमानेंट टिश्यू वाला पार्ट है, हाँ। तो परमानेंट टिश्यू बन चुका है, यस, ध्यान रखना है। तो देखो यहां पर क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ ए रूट, ठीक है। तो रूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो क्या करता है, एक रूट की टिप वाले पार्ट को ऑक्यूपाई करता है, while the shoot apical मेरिस्टम ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टम एक्सिस। ये क्या करता है, स्टम की एक्सिस से सबसे दूर वाला पार्ट, यानी कि सबसे ऊपर वाले पार्ट को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड एलोंगेशन ऑफ स्टम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। जब मान लो हमारे स्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उस समय पर कुछ एपिकल मेरिस्टम की, यानी कि स्टम वाले पार्ट की हम बात करें, स्टम के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ सेल्स कैसी रह जाती है, पीछे ही छूट जाती है। और उन पीछे ही छूट जाने वाली सेल्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है शूट एपिकल मेरिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। उनको क्या कहा जाता है, एक्सिलरी बड कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। और ये क्या होता है, सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। हमें पता है
लीव्स की एक्सिल में एक्सिलरी बड पाई जाती हैं एंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए ब्रांच और ए फ्लोवर, और यही आगे जाकर क्या बनाती है, एक ब्रांच को बना सकती है या फिर फ्लोवर वाले पार्ट को भी बना सकती है। किसकी हम बात करें, एक्सिलरी बड की। ये क्या हो गई है, शूट एपिकल मेरिस्टम जो ग्रो कर रहा था लगातार, उससे कुछ पीछे छूट गई थी और वो साइड में रह गई थी। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। द मेरिस्टम विच ओकर्स बिटवीन मेच्योर टिश्यूज नोन एज इंटरकेलरी मेरिस्टम, और जो दो मेच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है। मान लो कई सारे आपने देखे होंगे प्लांट जिनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ये मेच्योर टिश्यू, यहाँ पर मेच्योर टिश्यू, ये मेच्योर टिश्यू, और इनके बीच में से कुछ पार्ट यहाँ पर नई नई पत्तियाँ निकलते देखा होगा। गन्ने के अंदर भी होता है ऐसा। ठीक है, खासकर मोनोकोट प्लांट के अंदर अधिकतर होता है, ग्रासेस के अंदर भी होता है, ग्रासेस के अंदर भी होता है। नोड्स हम डायरेक्टली कह नहीं सकते, हाँ हम कह सकते हैं एक्चुअल में ऐसा तो है, तो नोड वाले ही पार्ट हो, मतलब है वो परमानेंट हो चुका है क्या, स्टम का ही पार्ट है पर कैसा हो चुका है, परमानेंट हो चुका है। हाँ कह सकते हैं उसको नोड, पर वो क्या हो चुका है, परमानेंट टिश्यू का पार्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ नोड वाला पार्ट ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या बात की गई है यहाँ पर, कि ये मान लो परमानेंट टिश्यू है, और ये परमानेंट टिश्यू वाली जगह से क्या होता है, कुछ कुछ टिश्यू जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, यस वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना अच्छे से क्या बात करें, सच बर्ड्स आर, यहाँ से देखना है, मेरिस्टम विच ओकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकेलरी मेरिस्टम। तो इंटरकेलरी मेरिस्टम कहाँ पर पाया जाता है, मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाया जाता है, और इसका फंक्शन क्या है, दे ओकर इन ग्रासेस, यानी कि मेनली मोनोकोट के अंदर ये पाए जाते हैं, एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बिवोर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, जो मान लो चारा चरने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, उन प्लांट को मान लो खा जाते हैं, तो उनकी जगह पर वापस से क्या करवाते हैं, रीजनरेशन करवाने का काम करते हैं। तो रीजनरेशन करवाने का काम कौन करता है, इंटरकेलरी मेरिस्टम करवाता है। ठीक है, ग्रासेस के अंदर, अच्छे से ध्यान रखने वाला पार्ट। ठीक है, तो कोई हर्बीवोर से वो क्या कर जाता है, चारा चरता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो खा जाता है, तो उस जगह पर जो हमारे परमानेंट टिश्यू है उसके बीच में से जो नई नई हम देखते हैं कि पत्तियां निकलती है, नए रीजनरेशन वापस होता है, वो इंटरकेलरी मेरिस्टम करवाता है। क्लियर है, आगे देखना है, बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकेलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम। दोनों हम मेरिस्टम की बात करें, चाहे हम एपिकल की बात करें या फिर इंटरकेलरी की बात करें, दोनों ही कैसे प्राइमरी मेरिस्टम है, क्योंकि लाइफ में शुरुआत में हमें दिखाई दे रहे हैं, जब भी प्लांट ग्रो कर रहा है शुरुआती स्टेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टम का बाद पार्ट है। यानी कि जो शुरुआत में हमें दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाता है, और जो बाद में दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम कहा जाता है। ठीक है, या फिर लेटरल भी कह सकते हैं सेकेंडरी वाले को। तो इधर ध्यान रखना है, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ ए प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमरी प्लांट बॉडी। और शुरुआत में जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, बनती है, उसमें ही ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। जबकि द मेरिस्टम दैट ओकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ द मेनी प्लांट्स, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, ठीक है, एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम आर कॉल्ड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम। तो ऐसे जो बाद में बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आगे जाकर मेन पार्ट्स बनाते हैं, वुड वाला पार्ट बनाते हैं, या फिर ऐसी जगह पर हमें देखने को मिलते हैं जो कि परमानेंट पार्ट एक्चुअल में बनाते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, लेटरल या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम। तो ये क्या बनाते हैं, हमारे परमानेंट टिश्यूज को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। फेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, ध्यान रखना है यहाँ पर, इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, एक तो फेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम वाला पार्ट है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, और कोर्क कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टम। क्या मतलब है इनका, कैम्बियम वाले पार्ट का समझना अच्छे से। कैम्बियम एक्चुअल में एक टिश्यू होता है, ठीक है, जो जाइलम वाला पार्ट को, फ्लोएम वाले पार्ट को, इन सबको बनाने का काम करता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम सबको क्या करता है, बनाने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैम्बियम वाला पार्ट कहते हैं। ये कैम्बियम कैसा हो सकता है, ये मान लो कैम्बियम वाला पार्ट है हमारा, ये कैम्बियम है, और ये वाला पार्ट मान लो जाइलम वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट मान लो ये कैसा है, फ्लोएम वाला पार्ट है। ये क्या है, फ्लोएम वाला पार्ट है। तो अगर जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में अगर कैम्बियम वाला पार्ट पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम।
क्या कहेंगे इसको, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या को रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टली फेसिकुलर कैम्बियम, डायरेक्टली फेसिकुलर कैम्बियम। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, इनिशियल स्टेज की बात है, जब क्योंकि बनाता कैम्बियम ही है इनको, ठीक है, पर वो अगर दोनों के बीच में है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक ही वास्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, ये एक ही वास्कुलर बंडल है। इस एक ही वास्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम होता है तो उसको क्या कहते हैं, या तो फेसिकुलर कैम्बियम या फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। परंतु ऐसा है कि मान लो ये कैम्बियम की रिंग है, इसमें ये जाइलम है, ये फ्लोएम वाला पार्ट है, जाइलम है, फ्लोएम वाला पार्ट है, जाइलम है, फ्लोएम वाला पार्ट है, जाइलम फ्लोएम पार्ट है, दोनों क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा, और ये बीच वाला जो है यानी कि दो, ये वास्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम मतलब वास्कुलर बंडल है, तो इन दो वास्कुलर बंडल के बीच में जो पाया जाता है कैम्बियम वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दोनों बाद में ये वाला बनाएगा कोर्क कैम्बियम वाला। कोर्क कैम्बियम इनमें से एक्चुअल में दोनों को ही नहीं कहते हम। कोर्क कैम्बियम का मतलब है जो कोर्क के अंदर पाया जाता है, जो छाल वाला पार्ट होता है उसके जो अंदर वाला पार्ट पाया जाता है उसको कहा जाता है कोर्क कैम्बियम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। शुरुआत में जो होते हैं ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं, बाद में वो क्या बनाते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। तो तीनों का मतलब समझना, ये इंट्रा है, ये इंटर है, दो वास्कुलर बंडल के बीच वाला जो उसको कह रहे हैं इंटर, और जो एक ही वास्कुलर बंडल के बीच में उसको क्या कह रहे हैं, इंट्रा, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। और कोर्क कैम्बियम का मतलब क्या है, कोर्क के अंदर वाला पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे, कोर्क कैम्बियम। तो लेटरल मेरिस्टम को कौन बनाएंगे, यानी कि लेटरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, कोर्क कैम्बियम की हम बात करें, फेसिकुलर कैम्बियम की बात करें या फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करें, ये सब क्या है, लेटरल मेरिस्टम है, क्योंकि आगे जाकर ये क्या करेंगे, परमानेंट टिश्यू एक्चुअल में बनाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। आगे देखो, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज, और ये सभी क्या है, सेकेंडरी टिश्यूज को प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फॉलोइंग डिवीजन of cells in both primary as well as secondary meristem, the newly formed cells becomes structurally and functionally specialized and lose the ability to divide। यानी कि ये शुरुआत में क्या करेगी, शुरुआत में हमारा क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड करेंगे, इसके बाद में जब ये फाइनली जब न्यूली यानी कि जो दूसरी सेल बनेगी वो आगे जाकर क्या करेगी, डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, उनकी लूज कर देगी कैपेबिलिटी को, और उस समय हम क्या कह सकते हैं कि अब ये क्या हो सकती है, ये परमानेंट हो चुकी है। कैसी हो चुकी है, परमानेंट सेल हो चुकी है। तो ध्यान रखना है, क्या बात कर रहे हैं कि जब वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद में फाइनली क्या बना लेती है, जब वो ग्रोथ करना बंद कर दे या फिर हम कहते हैं डिवाइड करना खत्म कर दे, सच सेल्स आर टर्म्ड एज परमानेंट और मैच्योर सेल। इस तरीके की सेल को क्या कहा जाता है, परमानेंट सेल कहा जाता है या फिर मैच्योर सेल कहा जाता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज, और ये क्या बनाती है, परमानेंट टिश्यू को बनाने का काम करती है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब शुरुआत वाला पार्ट बनता है एक प्लांट बॉडी का, तो उस समय स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज, ठीक है, यानी कि एपिकल मेरिस्टम का कुछ स्पेसिफिक पार्ट क्या बनाता है, डर्मल टिश्यूज को बनाता है। डर्मल का मतलब क्या, सबसे बाहर वाला पार्ट, ठीक है, जैसे हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, डर्मल वाला पार्ट एक्चुअल में, ठीक है। तो डर्मल टिश्यूज को बनाने का काम करता है, वो भी किससे बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शुरुआत में सारे टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एंड वास्कुलर टिश्यूज, और वास्कुलर टिश्यू की हम बात करें, सब भी कहाँ से बनेगा, इससे ही बनेगा। तो डर्मल टिश्यू हुआ, ग्राउंड टिश्यू हुआ, वास्कुलर टिश्यू हुआ, ये सब के सब टिश्यू किससे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनेंगे। पर आगे जाकर हम देखेंगे किस तरीके के आगे जाकर फिर बन जाते हैं, किस तरीके से एपिडर्मल टिश्यूज का फंक्शन अलग होता है, किस तरीके से ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन अलग होता है, वास्कुलर टिश्यूज का फंक्शन पूरी तरीके से अलग होता है। वास्कुलर टिश्यू क्या है हमारे, जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छे से, ऐसे ही आप समझ सकते हो एक्चुअल में क्या है, एक प्लांट के अंदर सबसे बाहर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, डर्मल टिश्यूज, जो बीच वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ग्राउंड टिश्यूज, और जो एक्चुअल में वास्कुलर करने का काम कर रहा है, यानी कि जो मूवमेंट करवा रहा है वो इसको हम क्या कहेंगे, वास्कुलर टिश्यूज, ठीक है। पूरा चैप्टर यही है, आगे और कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर, ठीक है, केवल ये स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा देखना है। परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से हैं, और परमानेंट में कौन से सिंपल टिश्यूज वाला पार्ट है और कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं सिंपल टिश्यू वाला पार्ट परमानेंट के अंदर, ध्यान रखना अच्छे से।
परमानेंट वाला पार्ट जो है, परमानेंट टिश्यू हम समझ चुके हैं। परमानेंट का मतलब क्या है? ऐसे टिश्यूज जो क्या नहीं करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो डिवाइड नहीं करते हैं, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी जिनमें खत्म हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, ध्यान रखना पहले, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू आर नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। जनरली ये डिवाइड नहीं करते, कुछ सेल्स डिवाइड कर सकती है हालांकि, पर नॉर्मली ये डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज, ठीक है। ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनमें सारी सेल्स कैसी होती है? एक जैसी होती है, काम भी एक जैसा करती है और जनरली एक जैसी होती है, उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यूज कहते हैं। यानी कि सभी एक जैसी सेल से ये बने हुए होते हैं, ठीक है। परंतु ऐसे परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इनमें एक से ज्यादा तरीके की सेल होती है, उनको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल टिश्यूज जिनमें एक ही तरीके की सेल होगी, काम भी एक जैसा करेगी। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में अलग अलग तरीके की सेल होगी, काम भी डिफरेंट तरीके की करेगी, ठीक है, और एक यूनिट बनाएगी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर, ठीक है। सिंपल टिश्यूज 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक तो हमारा परेनकाइमा वाला पार्ट, एक स्क्लेरेनकाइमा पार्ट और एक कोलेनकाइमा वाला पार्ट। तो ये तीनों जो टिश्यूज है ये हमारे क्या है? सिंपल टिश्यूज है। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम सिंपल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, और ध्यान रखना अच्छे से सारी चीजें। देखो यहां पर सिंपल टिश्यूज में मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, केवल एक ही तरीके की सेल्स के बने हुए होते हैं सारे। द वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर परेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 तरीके के हमारे सिंपल टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। परेनकाइमा की सबसे पहले बात करें, परेनकाइमा का मेन काम क्या है? सिंपल सी बात है, सभी टिश्यूज के अंदर सेल कैसी होगी? एक जैसी सेल्स हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही तरीके की सेल यहाँ पर पाई जाती है। परेनकाइमा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली क्या होती है, इसमें सेल का शेप जो होता है डिफरेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? सेल का शेप जो हो सकता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, परंतु सेल कैसी होगी? आइसोडाइमेट्रिक होगी। कैसी होगी? आइसोडाइमेट्रिक होगी। आइसोडाइमेट्रिक का मतलब क्या है? सभी का डायमीटर एक जैसा होगा, ठीक है। इनके अंदर ये आपको दिखाई दे रही है इंटरसेलुलर स्पेस जो है या तो बहुत ही कम होगी या फिर होगी ही नहीं, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर या तो बहुत ही कम होगी या फिर होगी ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? वैक्यूल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, वैक्यूल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म जो होगा वो पेरीफेरी पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सेल वाल है वो देखने को मिलेगी। सेल वाल किसकी बनी हुई होगी? मेनली सेलुलोज या लिग्निन वाले पार्ट की मेनली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसकी सेल वाल बनी हुई रहेगी। ये सेल कैसी अलग अलग शेप की कैसी भी हो सकती है। इसका मेन क्या है? कई तरीके की परेनकाइमा जो होती है अलग अलग तरीके का स्पेसिफिक फंक्शन करती है, यानी कि स्टोरेज का काम भी करती है, तो वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस भी करवाने का काम करती है। पहले एनसीईआरटी की एक एक चीज समझना है, क्योंकि लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन केवल आपको दे रखी है। क्या करता है? फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विथ इन ऑर्गन, ठीक है। एक ऑर्गन के अंदर मैक्सिमम पार्ट यानी कि मेजर कंपोनेंट परेनकाइमा बनाने का काम करती है। द सेल्स ऑफ द परेनकाइमा आर जनरली आइसोडाइमेट्रिक। ये कैसी होती है? जनरली एक जैसी होती है, आइसोडाइमेट्रिक होती है। दे में भी स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, या फिर कैसी हो सकती है? एलोंगेटेड शेप की हो सकती है। तो किसी भी शेप की ये सेल्स हो सकती है। देयर वाल्स आर थीन, ध्यान रखना अच्छे से, इनकी सेल वाल कैसी होती है? थीन होती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। दे में एदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। तो ये तो या तो बिल्कुल स्पेस होगी नहीं या फिर थोड़ी बहुत इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को मिलेगी। द परेनकाइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, जैसे कि एक तो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, और ये सिक्रेशन का काम भी करती है। तो ये 3 मेन फंक्शन आपको ध्यान रखना है, और इसके लिए कई तरीके से स्पेशलाइज्ड भी होती है, पर हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ दे भी नहीं रखा आपको, ठीक है। तो इस वजह से केवल इतना ही आपको परेनकाइमा के बारे में याद रखना है, ठीक है। अगला कौन है आपका? कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा को आप देख सकते हैं कैसी दिखाई दे रही है कोलेनकाइमा? ये सेल वाल दिखाई दे रही है, और सेल वाल कैसी है इसकी? काफी ज्यादा थिक आपको सेल वाल दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके कॉर्नर कैसे होते हैं? थिकंड होते हैं। तो कॉर्नर्स पर थिकंड होते हैं क्योंकि वहां पर मेनली लिग्निन वगैरह ये जमा हुआ रहता है, ठीक है। वैक्यूल जो होता है काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, और सिंपल सी बात है इस वजह से जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो पेरीफेरी पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या किसमें जमा रहता है? पॉइंट वाले पार्ट पर, सेल वाले में नहीं रहता है। हाँ
हाँ, सेलुलोज मेनली होता है, लिग्निन पार्ट भी थोड़ा सा रहता है इसमें, रहता है, ठीक है। तो मेनली सेलुलोज वाला पार्ट है, लिग्निन भी रहता है इसमें, ठीक है। लिग्निन ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में कि पूरा डेड बना दे इसको, क्योंकि हमें पता है लिग्निन और सुबेरिन जहाँ पर पाया जाता है वो डेड बना देता है पूरी तरीके से, ठीक है। क्या, हाँ, जैसे कॉर्क वाला पार्ट हुआ, यस। तो देखो यहाँ पर कोलेनकाइमा ऑकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स। तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती है कोलेनकाइमा लेयर। इट इज फाउंड एदर एज होमोजीनियस लेयर और इन पेचेस, या तो एक जैसी हो सकती है या फिर जगह जगह पर पेचेस में हो सकती है, ठीक है। कैसी हो सकती है? इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन वाला पार्ट, ठीक है। तो सेलुलोज हो सकता है, हेमिसेलुलोज होता है, पैक्टिन हो सकता है, थोड़ा बहुत लिग्निन भी होता है। तो ध्यान रखना है इन तीनों, खासकर आपको क्या याद रखना है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन वाला डिपोजिशन यहाँ पर होता है। कोलेनकाइमेटा सेल्स मे बी ओवल, स्फेरिकल और पोलीगोनल हो सकती है। तो कैसी हो सकती है? ओवल शेप की हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है या फिर पोलीगोनल हो सकती है। एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? अक्सर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। दिस सेल्स एसिमुलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्या बनाएगी? फूड बनाने का काम करेगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करेगी। और जब नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी उस समय, मैक्सिमम पैरेन्काइमा सेल करती है, ठीक है। और हमारी पत्तियों के अंदर कौन सी सेल होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है? लीव्स में कौन सी सेल है जो फोटोसिंथेसिस करती है? उस करती है फोटोसिंथेसिस, मेसोफिल सेल, वो एक्चुअल में पैरेन्काइमा वाला ही पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दिस सेल्स एसिमुलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या करते हैं? ये सेल जो होती है फूड को बनाने का काम करती है जब क्लोरोप्लास्ट होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, और ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ ए लीफ, ठीक है। तो लीफ के पेटियोल वाले पार्ट को और यंग स्टेम को क्या करती है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्क्लेरेनमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, स्क्लेरेनकाइमा को देख लो, इसके अंदर दो तरीके की सेल आपको दिखाई दे रही है। कौन कौन सी होती है? एक है हमारी स्क्लेरोइड वाला पार्ट और एक है फाइबर वाला पार्ट। फाइबर वाला दिखाई दे रहा है, कैसा होता है? ये पॉइंटेड होता है, एलोंगेटेड होता है। बीच में दोनों के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? ये पिट्स पाए जाते हैं। तो ये सेल वाल वाले पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पिट्स पाए जाते हैं जगह जगह पर, ठीक है। तो कोई सी भी कोलेन काइमा वाला पार्ट है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? पिट्स देखने को मिलता है। ये एलोंगेटेड होती है, थोड़ी कैसी होती है? स्फेरिकल शेप की नॉर्मली देखने को, स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप की हो सकती है। क्लियर है? दोनों के अलग अलग फंक्शन है। जहां पर स्क्लेरोइड वाला पार्ट होता है वो मेनली क्या करवाता है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। और जो फाइबर वाला पार्ट होता है वो जनरली क्या होता है? सॉफ्ट बना के रखता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कई जगह पर हमें हार्डनेस वाली जगह पर स्क्लेरोइड वाला पार्ट भी देखने को मिलता है, पर जरूरी नहीं है कि केवल, क्योंकि कोलेनकाइमा का काम हार्ड बनाना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। यस, तो देखो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वाल। यहां पर क्या होती है? सेल वाल लिग्निन की होती है, हैविंग फ्यू और न्यूमेरस पिट्स। इनके अंदर क्या देखने को मिलती है? सेल वाल के अंदर पिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ये डेड सेल्स होती है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा मे बी एदर फाइबर और स्क्लेरोइड हो सकती है। तो दो तरीके की हो सकती है, फाइबर भी हो सकती है या फिर स्क्लेरोइड भी हो सकती है। फाइबर जो होगी वो थिक वाल्ड होगी, एलोंगेटेड होगी एंड पॉइंटेड सेल्स होगी, जनरली ऑक्यूरिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जनरली ये कैसी पाई जाती है? ग्रुप के अंदर पाई जाती है, अलग अलग पार्ट के अंदर। परंतु जो स्क्लेरोइड वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है या सिलेंड्रिकल होता है, और हाईली थिकन्ड होता है। डेड सेल होती है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? पिट्स इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर कैविटीज जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा नेरो कैविटी पाई जाती है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं। दिस आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वाल ऑफ नट्स।
तो नट्स की फ्रूट वाल में पाई जाती है, जैसे कि पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा की बात करें, पियर की बात करें, सपोटा की बात करें। सीड कोट में भी पाई जाती है, जैसे लेग्यूम के लीव्स ऑफ टी में ये हमें देखने को मिलती है। तो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, अच्छे से ध्यान रखना। स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, और ये डिफरेंट ऑर्गन को क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो मैकेनिकल सपोर्ट कौन कौन प्रोवाइड करता है इनमें से, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो पहली हमारी परेनकाइमा थी वो क्या करती है, लिग्निन की सेल वाल किसकी बनी होती है, हाँ। और पैक्टिन का हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन कहाँ पर होता है, उसके कहाँ पर, ओके ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हो चुका है।